नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने भी कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल। नंबर नोट कर लीजिए 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर भी कर सकते हैं कॉल। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स आज परिचय करा देते हैं टेक्निकल IQ के अखिलेश जैन और कुंवरजी ग्रुप के रवि देवरा। अखिलेश जी, रवि जी, दोनों का स्वागत करते हैं आज के शो में। और शुरुआत करते हैं अभी कच्चे तेल से, क्योंकि क्रूड की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है और जिस तरीके से हमने ब्रेंट में देखा है 2% से ज्यादा गिरावट के साथ जो दाम है वो $84 के भी नीचे आ गए हैं। घरेलू चीन के खराब आर्थिक आंकड़ों के कारण मांग को लेकर जो चिंता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर हावी होती हुई नजर आ रही है और जो चीन में एक्सपोर्ट है करीब 3 साल के निचले स्तर पर है और जो इंपोर्ट है उसमें भी 6 महीने में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। तो कच्चे तेल की जो चाल है वो काफी ज्यादा सुस्त नजर आ रही है। अखिलेश जी, क्रूड में फिलहाल काफी ज्यादा हम एक सुस्ती देख रहे हैं। सुस्ती क्या, गिरावट एक बड़ी है। क्या लगता है आपको, क्या कहां पर दाम जाते हुए आप देख पा रहे हैं? Hello Swati. हाँ, no doubt after the like trade datas from like China, यहाँ पे एक अच्छा एक प्रेशर हमको देखने को मिला है और लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पे अभी बिकवाली का प्रेशर बना हुआ रहेगा। मुझे लगता है कि टेक्निकली भी अभी अभी यहाँ पे करेक्शन बाकी है। लगता है मुझे 100 पॉइंट का भी और करेक्शन आना चाहिए। बट अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें क्रूड के, तो मुझे लगता है कि क्रूड ने जो बेस पहले 5620 पे बनाया था वही बेस अब ऊपर में 6400 के आसपास उसने बना लिया है। तो यहाँ पे इन केस अगर कोई भी करेक्शन आता है ड्यू टू दिस डेटा 100 से 150 पॉइंट, तो वहां पे पोजिशनल ट्रेडर को तो बाइंग करना चाहिए। हालांकि अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है तो यहाँ पे 6715 का एक स्टॉप लॉस आप रखें और इसको सेल ऑन राइज करें। नीचे में लगता है भाव आज के सत्र में 6620 से लेकर 6590 तक की रेंज में आने चाहिए। बिकॉज कोई सिग्निफिकेंट डेटा नहीं है आज शाम को, तो ये जो ट्रेड है जो फॉलिंग चल रही है वो मुझे लगता है कि आज के सत्र में कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। रवि जी, इन लेवल्स पर क्रूड में क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? डेफिनेटली आपने जो जिक्र किया, जो चाइना के ट्रेड डेटा थे उसमें काफी बड़ी कमजोरी दिख रही थी। पर्टिकुलर चाइना का जो क्रूड इंपोर्ट एंड मेटल इंपोर्ट है वहां पे थोड़ा हार्ड हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि जो चाइनीज डिमांड रिकवरी की होप से जो क्रूड लोअर लेवल से चला था, शायद ये रिकवरी थोड़ी अभी प्रॉफिट बुकिंग या अनवाइंडिंग प्रेशर में कन्वर्ट हुई है। और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर बना रहेगा जब तक कोई बड़े डेटा नहीं आते। हालांकि कल सुबह भी चाइना के CPI इन्फ्लेशन के डेटा है। अभी मार्केट का ऐसा मानना है कि जो चाइना है वो डिफ्लेशन में जा सकता है। तो हम अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो ग्रेन से लेके क्रूड तक सबके प्राइस बढ़े और तब चाइना का डिफ्लेशन में जाना एक सीरियस कंसर्न डिमांड साइड से दिखा रहा है। तो ये डिमांड साइड का इन्फ्लेशन अगर लोअर है तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में चाइना में भी मैक्रो में जो रिकवरी की उम्मीद है वो शायद थोड़ी एक आध महीना और डिले होते हुए दिखे। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में गिरावट बनी रहेगी। लेवल स्पेसिफिक 6670 के करीब एक बार बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं आप 6740 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड मेरा मानना है 6550 तक के लेवल आपको क्रूड में आते हुए दिखेंगे। ब्रेंट में मेरा मानना है कि एक बार 8150 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए। बिल्कुल। तो ये क्रूड पर हुई बात। अब जरा बेस मेटल्स की तरफ नजर दौड़ाते हैं। यहां पर भी हम दबाव बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं। MCX पर जो भाव है करीब 2% तक टूटे हैं और सबसे ज्यादा गिरावट तो आई है कॉपर और जिंक में। कॉपर की ही बात कर लें तो जुलाई में चीन का जो इंपोर्ट है करीब 3% घटा है और इस साल के शुरुआती 7 महीने में इंपोर्ट में 21% की तेज गिरावट भी दर्ज की गई है। तो अक्रॉस बेस मेटल स्पेस अभी हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है और जैसा आपने जिक्र किया कॉपर और जिंक इसमें सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पर हमें नजर आ रहे हैं। अखिलेश जी, फिलहाल बेस मेटल में आपकी क्या राय रहेगी और कौन से काउंटर में इस वक्त आप स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? मुझे लगता है कि यस, बिकवाली यहाँ पे जारी रहनी चाहिए और यहाँ पे कंटिन्यूस मैंने कहा है कि बेस मेटल बिकॉज चाइना से रेगुलर बेसिस पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट ही मिला है और अगर मेटल्स में उछाला भी आता है तो वो जल्दी से फिसल आउट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी बिकवाली करके चलना चाहिए। कॉपर स्पेसिफिक बात करके चलें
अगर मेटल स्पेसिफिक, तो कॉपर को आप सेल ऑन राइज रख सकते हैं। 732 का इस पे एक स्टॉप लॉस रखिए। नीचे में मुझे लगता है 721 के आसपास तक के लक्ष्य आज देखने को मिलने चाहिए। वहीं आप जिंक में भी सेल ऑन राइज की रणनीति रख सकते हैं। नीचे में लगता है कि 217 तक के भाव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि निचले स्तरों से हो सकता है थोड़ा सा वापस से पुल बैक देखने को मिले, बट जो ओवरऑल सेंटीमेंट है मेटल को लेकर वो नेगेटिव ही लग रहा है मुझे। जी ओके, चलिए कुछ कॉलर से भी बात करते हैं और एक्सपर्ट से चर्चा हमारी जारी रहेगी। दिनेश जी इस वक्त राजस्थान से हमारे साथ पहले कॉलर हैं, उनसे करते हैं बातचीत। दिनेश जी स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी मैडम, मुझे दोनों ही एक्सपर्ट का व्यू चाहिए। मैंने 6150 रुपए पर सितंबर का ग्वार सीड लॉन्ग किया हुआ है, अखिलेश जी से भी और रवि देवरा जी से भी। ओके, तो ग्वार सीड पर इनकी राय स्ट्रैटेजी वो जानना चाहते हैं दोनों एक्सपर्ट से। अखिलेश जी आपसे शुरुआत करते हैं। ग्वार सीड में फिलहाल आगे आने वाले दिनों में आप क्या मूवमेंट देख पा रहे हैं? देखिए, जो ओवरऑल जो मोमेंटम है दोनों ही कॉन्टेक्ट्स के अंदर काफी ज्यादा बुलिश बना हुआ है। यहाँ पर ऊपरी लेवल से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिलती है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गंवार का जो बेस है वो 5840 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। और अगर ये बेस वापस से ब्रिश नहीं होता ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो मुझे लगता है कि सितंबर मिड से पहले यहाँ पे भाव हमको अप्रोक्सीमेट 6600 तक देखने को मिलेंगे। हो सकता है ये वादा अभी एक सीमित रेंज 5950 से लेकर 6225 की रेंज में ट्रेड कराए, बट मेरा रिकमेंडेशन यही है कि इसको यहाँ से कोई भी फॉल आता है 60-70 पॉइंट का, तो वहां पे लेके काम करें। 5840 बंद का ऐसा लगाएं। ऊपर में अगर हाजिर के ट्रेडर हैं तो आप इसका 6600 के आसपास शॉर्ट टर्म लक्ष्य रख सकते हैं। जी रवि जी, आपकी नजर में ग्वार सीड में अभी फ्रेश एंट्री की जा सकती है? मेरे हिसाब से जो हायर लेवल से आज का करेक्शन है, इन पर्टिकुलर मोर देन 100 पॉइंट का करेक्शन था, आई थिंक एक प्रॉफिट बुकिंग का ही मोड था। लगातार मैंने भी मंथ के जो शॉर्ट टर्म लास्ट हमारा जो शो था उसमें रिकमेंडेशंस दिया था। 5800 प्राइसेस थे और मेरा टारगेट 6400 का था। मुझे लग रहा है कि अभी भी ये तेज इंटैक्ट है और काफी अच्छी रैली के बाद ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। इसमें कोई ज्यादा गिरावट के चांसेस नहीं है। थोड़ा बहुत क्रूड से भी सेंटिमेंट आज वहां पे रेस्टिव रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक और शायद थोड़ा गिरावट यहाँ से 50-100 पॉइंट की देखने को मिले। उसमें आप एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, आप होल्ड करें 5900 के स्टॉप लॉस के साथ। अपर साइड मेरा मानना है कि 6200 से लेकर 6280 तक के लेवल आपको जल्दी आते हुए दिख सकते हैं। अगर पोजिशनल ट्रेडर है तो 6500 के टारगेट के लिए भी ग्वार सीड के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में वेट किया जा सकता है। बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ है ईशांत मुजफ्फरपुर से, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैम, 59,600 में 5 बड़े गोल्ड ले रखे हैं, तो क्या करें अभी इस भाव पे? 59,600 पर सोने में अभी फिलहाल इन्हें क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी? अखिलेश जी। मुझे लगता है कि गोल्ड अक्टूबर वायदा एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है, विच इज अराउंड 59,550। तो जब तक ये लेवल ब्रिज नहीं होता है एमसीएक्स में, यहाँ पे कोई बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। अगर आपने गोल्ड को बाय कर रखा है और आप इसका स्टॉप लॉस दे सकते हैं 59 देख सकते हैं 59,150 का, तो इस एसएल से इसको आप कैरी कर सकते हैं। बट ऊपर की तरफ एक बार 59,500 के ऊपर आता है तो वहां पे एग्जिट करें और कोई भी नया ट्रेड इस लेवल के ऊपर होल्ड पे ही करें। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड तेजी का है, बट अभी बहुत ज्यादा डाइसी है गोल्ड का मार्केट, तो वेट एंड वॉच की रणनीति रखें और लेवल्स स्पेसिफिक ध्यान रखें। जी बिल्कुल। रवि जी, आपसे भी राय लेना चाहेंगे क्योंकि सोने की कीमतों में बिल्कुल सन्नाटा ही हमें देखने को मिल रहा है। चांदी में भी कोई खास एक्शन नहीं है। एमसीएक्स पर तो चांदी 71,000 के नीचे भी गई। ग्लोबल मार्केट में खास तौर पर हमने देखा जो दाम है एक महीने के निचले स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। दरअसल ऑब्वियसली पूरी जो नजर है गुरुवार को आने वाले जुलाई सीपीआई के आंकड़ों पर भी है। तो फिलहाल बुलियन मार्केट में आप सोने चांदी में कैसा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले कुछ 1-2 दिनों में? मेरे हिसाब से गोल्ड में काफी टाइम से रेंज बाउंड मोमेंटम 59,000 से लेके अपर 59,800 इतना रेंज बाउंड ट्रेड काफी टाइम से चल रहा है। और ये जो रेंज बाउंड मूवमेंट चल रहा है, ये शायद काफी सालों के बाद हमने ये इतना एक रेंज में मूवमेंट देखा है। मुझे लग रहा है कि टैपिड रहेगा, बट यस उसमें फैक्टर क्या है कि अगर सीपीआई इन्फ्लेशन जो
थर्सडे आने वाले वो इंच अप होने की एक्सपेक्टेशंस है, तो मार्केट हिसाब से थोड़ा डरा हुआ, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आया तो फिर से डॉलर इंडेक्स में एक उछाल देखने को मिलेगा, और इसी डर से आज गोल्ड डाउन है। हालांकि ये नहीं भूलना चाहिए कि गोल्ड एक इन्फ्लेशन हेज भी है। अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो मेरे हिसाब से जो इक्विटीज से या दूसरे मार्केट से, बॉन्ड से थोड़ा आउटफ्लो होके यहाँ पे थोड़ा सेफ हेवन डिमांड बनेगी। तो मेरे हिसाब से गोल्ड थोड़ा अलग है, ये मुझे लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी बनी रहेगी, और आगे फेस्टिविटी भी है, तो इंडियन मार्केट में जो प्रीमियम से स्पोर्ट मार्केट प्रीमियम वो भी बढ़ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि डिप का वेट करें, 59,000 तक अगर डिप मिले बाय करके चले। 58,870 का स्टॉप लॉस काफी अच्छा स्टॉप लॉस माना जाएगा, और 59,900 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ, डिस्पाइट कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ के भी आता है वहां पे ज्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं है। और सिल्वर में मेरे हिसाब से थोड़ा बेस मेटल का प्रेशर बना रहेगा, मुझे ज्यादा रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट अगर 70,000 का लेवल ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बार आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ऑप्शन से वहां पे प्ले करें। फिर 70,000 का कॉल ऑप्शन जो अभी 1100 के करीब चल रहा है, वो आप 1500 के करीब आए तो एक बार बेच के चले, मीन्स आपका कॉस्ट होगा एंट्री का 68,500 का। तो मेरे हिसाब से अगर 70 के करीब पे आ जाता है तो वहां पे आप 70 के कॉल पुट ऑप्शन को बेच के आप एक बार वहां से तेजी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये रही गोल्ड और सिल्वर पर एक्सपर्ट की राय। एक कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ है उत्तर प्रदेश से, उमेश जी। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, क्रूड ऑयल का सवाल था मेरा। क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं क्रूड ऑयल बेचना चाहता हूँ, कहाँ से बेचूं? क्रूड ऑयल बेचना चाहते हैं, अखिलेश जी मदद कीजिए इनकी। सेल ऑन राइज का ही रखिए रणनीति। आप करंट भाव में बेच सकते हैं, या फिर ऊपर 6685 के आसपास आता है क्रूड, तो वहां पे भी बिकवाली कर सकते हैं। ऊपर में जो स्टॉप लॉस है 6715 का आप रखिए। नीचे में भाव हालांकि लिमिटेड ही डाउन साइड लग रहे हैं अभी। नीचे में 6590 से लेकर 6550 तक की रेंज में आप भाव देख सकते हैं, तो उछाले पे बेचने का रिकमेंडेशन है। बिल्कुल, तो ये रही क्रूड ऑयल पर आपके सवाल पर हमारे आज के एक्सपर्ट का जवाब। जरा मसालों के काउंटर में देख लेते हैं वहां पर क्या एक्शन है, और एक्शन जबरदस्त हल्दी में हमें देखने को मिल रहा है, और खास तौर पर अक्टूबर वायदा में 6% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है, और जो भाव है 17,500 के पार भी निकल गए हैं, तो मतलब 6% का अपर सर्किट हल्दी में। रवि जी, क्या चल रहा है ये हल्दी में? हल्दी में मोमेंटम काफी तेज है। हमने मीन्स के जब उसका एनुअल शो किया तब मेरे टॉपिक हल्दी बताया था, तब शायद 7,200 के प्राइसेस थे, और मैंने थोड़ा टारगेट दिया था 12,000 का, बट वो ओवर अचीव होके भी ऊपर चल रहा है। पर्टिकुलर इसमें जो सोइंग का जो डेफिसिट 10% से ज्यादा देखने को मिला, इस हिसाब से प्राइसेस ने एक सेंटीमेंट वहां से तेजी ली। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी काफी अच्छे थे, इस हिसाब से प्राइसेस में सस्टेनेबिलिटी देखने को मिली। और उसके बाद जो मार्जिन एक्सचेंजेस ने बढ़ाया, इसका एक सबसे ज्यादा प्रेशर आया शॉर्ट जो पोजीशन लेके कैरी कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी उसको M2M का पेमेंट पे करना था, और एडिशनल मार्जिन से काफी पोजीशन है वो शॉर्ट पोजीशन कट हो रही है। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट मंदी में नहीं रहना चाहिए, एंड ये पर्टिकुलर वायदा है मींस के इतना ज्यादा मोमेंटम है कि 1500-1600 पॉइंट की 2 दिन की मोमेंटम इजीली इसमें आती है। तो आई थिंक मार्जिन पे आया है तो नए ट्रेड के लिए अवॉइड करें, बट अगर इस तेजी को आपको यूटिलाइज करना है, क्योंकि पहले जीरा में तेजी आई थी, बाद में वो टर्मरिक में आती हुई दिखी, अब मुझे लग रहा है कि स्कोप धनिया पे ज्यादा है, धनिया को यूटिलाइज करें, धनिया में बाई करें। मुझे लग रहा है कि वहां पे जो रशियन सप्लाई का प्रेशर था वो अभी हुआ है, तो वहां पे मुझे एक अच्छी तेजी की उम्मीद दिख रही है। धनिया का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 7500 के ऊपर चल रहा है, बाय कर ले। शॉर्ट टर्म के लिए आपको ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस 7200 का लगा है, और मुझे लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट 8000 तक आ सकता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट तेजी का राउंड है, मीन्स इतना ज्यादा नहीं, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि 8000 तक के लेवल आपको धनिया के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में आते हुए देख सकते हैं। जी, हरियाणा से पवन जी हमारे साथ अगले कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार जी मैम, आपके चैनल पे रवि जी ने अगस्त की एक्सपायरी का धनिया 8,000 रुपये बताया था, वो लेवल अभी इंटैक्ट है क्या, हो जाएगा क्या? जी रवि जी, क्या लगता है आपको? हाँ, सितंबर एक्सपायरी के पहले हो जाएगा, आपको इजीली ये लेवल मिल जाएगा। तब प्राइस 6900 थे, अभी यहाँ से 500 पॉइंट की ऑलरेडी तेजी आ चुके हैं, बट अभी भी मुझे लग रहा है कि होल्ड करना चाहिए। अभी भी 400 से 500 पॉइंट की रैली धनिया में आ सकती है, तो सितंबर एक्सपायरी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 7200 का मेंटेन करें।
बिल्कुल रवि जी, साथ ही में मेटल काउंटर में आपकी कोई टॉप पिक है जो आप देना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि मेटल काउंटर में अगर करना है तो सेल ही करना है। आगे जैसे बात हो रही थी, मुझे भी लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। चाइना लगातार निराश कर रहा है और इसी हिसाब से प्राइसेस में प्रेशर है। हालांकि आज की जो भी पोजीशन वो इंट्राडे रखे, कल चाइना के डेटा है, वो भी काफी अहम डेटा है और ये डेटा के बाद नया ट्रेड ले। बट इंट्राडे के लिए अभी भी मुझे लग रहा है कि जो चाइना के साथ सबसे बड़ा कोरिलेशन दो बेस मेटल कॉपर एंड जिंक में है, दोनों में थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर बना रहेगा। डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रांग है तो वो भी आपके सपोर्ट में है, तो आज शॉर्ट करके चलना है कॉपर को। कॉपर 727 करीब सेल कर रहे, 732 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड 720 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और जिंक में भी जो करंट वायदा है उसमें 220 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, इसको थोड़ा उछाल 220-80 के करीब बेच के चले। 222 का स्टॉप लॉस और 216 तक के टारगेट आपको जिंक में आते हुए दिख सकते हैं। तो जिंक एंड कॉपर, क्योंकि चाइना के फंडामेंटल के साथ इसका स्ट्रांगली कोरिलेशन है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे वीकनेस बनी रहेगी। जी, अगले कॉलर भी हमारे साथ है नासिक से अमित जी। अमित जी बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने सिल्वर माइक्रो के 4 लॉट खरीद के रखे हैं 74,050 से, तो अभी प्लीज सलाह दीजिए क्या करना चाहिए। जी अखिलेश जी, क्या करेंगे इन लेवल्स पर सिल्वर माइक्रो में? क्योंकि आपकी खरीदारी काफी ऊपरी स्तरों पर है और मुझे लग रहा है कि अभी गोल्ड सिल्वर दोनों ही काउंटर में थोड़ा सा दबाव रहेगा, बट यस बिकॉज इट्स इन्फ्लेशन हेज एलिमेंट्स, तो यहाँ पर नो डाउट रिकवरी दिखने को मिल सकती है। तो अगर आपको स्ट्रिक्ट इस सौदे को कैरी करना है तो 70,250 का स्टॉप लॉस से सौदे को रख सकते हैं। अगर सीपीआई के डेटा से या लेट्स दो दिन के बाद कोई डेटा से चीजें निकल के आती है तो यहाँ से एक रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है। तो 70,250 का इस पे स्टॉप लॉस रखिए। रिकवरी में ये 72,375 और आपके लेवल तक भी आने का इसमें पोटेंशियल है। तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। ये जो लेवल है वो सितंबर वायदे का है, जो मेगा लॉट है उसका। जी चलिए, इसी के साथ दोनों ही हमारे जो आज के एक्सपर्ट्स हैं उनका धन्यवाद करते हैं, अखिलेश जैन और रवि देओरा। आप दोनों का ही धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और कुछ जरूरी आज की कमोडिटी से जुड़ी हुई खबरें भी आपको दिखा दें। और खबर यह है कि जहां एक और चावल, दाल, टमाटर की महंगाई को लेकर सरकार कई कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खाने के तेल की जो कीमतें हैं वो भी लगातार हम देख रहे हैं सस्ती बनी हुई है। खास तौर पर हमने देखा जो है त्योहारी सीजन में क्या कंज्यूमर को सस्ता तेल मिलेगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। सप्लाई और डिमांड को लेकर स्थिति कैसी है, और सप्लाई और डिमांड को लेकर जो स्थिति है उस पर बातचीत की है एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के 5 दिग्गजों से हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार झा ने। महंगाई में जब चारों तरफ महंगाई की बातचीत हो रही है तो तेल ने महंगाई के मोर्चे पर राहत दी है, मतलब तेल ने मोर्चाबंदी की है, महंगाई के खिलाफ लड़ाई में जंग जीता है तेल। तो आप जरा बताइए, क्या ये जंग जीतने का सिलसिला ऑयल का भी जारी रहेगा? मतलब ये कि क्या तेल कीमतें अभी कम रहेंगी? वो देखिए, कंज्यूमर तो सर्वोपरि है और इंडस्ट्री की और हमारी हर समय कोशिश होती है कि कंज्यूमर को अच्छे दाम में तेल मिले और चाहिए क्वांटिटी उतनी मिले, और अभी ये मिल रहा है। और हमारा इंपोर्ट भी 18 लाख के ऊपर हुआ है जुलाई में, और इंडिया इंडस्ट्री जो है वो अच्छी तरह से इंपोर्ट कर रही है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन अच्छा है और कंज्यूमर के लिए दाम बहुत उचित है। 3 महीने फेस्टिवल है, कंज्यूमर के लिए पार्टी टाइम है एडिबल ऑयल में। अच्छा। और ये दाम आगे भी मेरे पर्सनल ख्याल है कि आने वाले दिनों में 2-3 महीने दाम इसी तरह से रहेंगे, ज़्यादा में ज़्यादा 2-4 रुपये किलो प्लस माइनस, उसके ऊपर नहीं। अब योगी जी आप बताइए सर, आप तो ऑयल पाम ऑयल के हेड हैं, पाम प्लांटेशन को लेकर इस वक्त देश में क्या स्थिति है? क्योंकि ऑयल पाम मिशन चल रहा है और बहुत जोर शोर से सरकार भी कोशिश कर रही है कि पाम की खेती बढ़े, उस दिशा में हम कितना आगे बढ़ पाए? पाम प्लांटेशन के रूप में जो पतंजलि जो हैं आप देख ही रहे हैं काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और अभी तक जो है पतंजलि ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, और आगे जो है पतंजलि का टारगेट जो है इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट लाने का है, और वो प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि आने वाले 5 से 7 साल में हम करीब 50% इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है वो हम प्रोक्योर करने की। बताएंगे संदीप जी, आप तो ग्लोबल कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं सर, आप जरा, चूँकि हमारी डिपेंडेंसी अभी इम्पोर्ट के ऊपर है, 60 से 70% हम इम्पोर्ट करते हैं ऑयल, लिहाजा हमारे हाथ में बहुत कुछ है नहीं तेल कीमतों को काबू में रखने के लिए। आप लोग क्या राहत दे रहे हैं हमें? क्या ग्लोबल मार्केट में ऑयल का सिचुएशन अभी ठीक रहने वाला है? ग्लोबल मार्केट में आज की तारीख में पाम में सप्लाईज तो इनफ है शॉर्ट टर्म के लिए, जिसके चलते सप्लाई को छोड़ के डिमांड भी उतनी अच्छी है।
जैसे पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल में आज $150 का फ़र्क है इन इंडियन CNF प्राइसेस में, उसके चलते सारी जो डिमांड जो ग्लोबली है वो अभी पाम में आ रही है बिकॉज ऑफ दिस स्प्रेड। ब्लैक सी के जो कंसर्न्स है अभी उसके चलते ब्लैक सी ओरिजिन से ज़्यादा काम हो नहीं रहा है, तो सारा ग्लोबली एवरीबडी इज़ कमिंग टू पाम। अच्छा, जिसके चलते पाम को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो हमें तो सपोर्ट नहीं चाहिए ना, हमें दाम कम चाहिए पाम का। दाम कम होने का संभावना बड़ी कम लग रही है। आशीष जी आप बताइए, आप सॉफ्ट ऑयल देखते हैं, पहले तो ये बताइए सॉफ्ट ऑयल होता क्या है? सन सोया रेपसीड को सॉफ्ट ऑयल बोला जाता है। तो सॉफ्ट ऑयल में तेजी तो नहीं आ रही है अभी सप्लाई काफ़ी इनफ है। जो देखिए दो चीज़ें हैं इसमें हुई है, एक तो ये रशिया यूक्रेन का जो वॉर चला है जो एस्केलेट हो गया, उसमें सनफ्लावर ऑयल का प्रोडक्शन उतना कम नहीं हुआ है और दोनों कंट्रीज़ ने अपने वेज एंड मीन्स फाइंड कर लिए सप्लाई के लिए। आज उनकी क्रॉप बहुत हिस्टोरिकल क्रॉप रशिया की 16 मिलियन आने वाली है और यूक्रेन में करीब 11 मिलियन की बोल रहे हैं और इन दोनों कंट्रीज़ में कंजम्पशन लोकल का नहीं के बराबर है। अच्छा। तो ये सब एक्सपोर्ट में ही अवेलेबल होगा। तो सनफ्लावर आपको पूरे साल भर मिलता रहेगा। सप्लाई अच्छी है तो MRP कम कर रहे हैं क्या और आप लोग? MRP कंटिन्यूस कम करते जा रहे हैं। और करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, अगर आगे मार्केट नीचे गिरता है तब तकरीबन हमको हमारा भी विचार है, जो भी हम इंडस्ट्री के साथ प्लेयर के साथ में और गवर्नमेंट के साथ में है, कंज्यूमर को कम से कम दाम मिले और जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिल्कुल जरूर कम करेंगे। ठीक, सरसों का बड़ा ब्रांड है आपका, सरसों ऑयल का, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो आप जरा बताइए सर, मस्टर्ड के ऑयल, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि सीड का प्राइस कम हो क्योंकि सीड किसानों को बहुत अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मस्टर्ड ऑयल के दाम कम रहे। ये चाहना मेरा गलत है, हालांकि ये कैसे होगा कि ऑयल कम रहे सीड बढ़ जाए, लेकिन फिर भी मैं अगर ये चाहता हूँ तो इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए बात ये है कि हमारा एक सिस्टम है, किसान है, कंज्यूमर है, इंडस्ट्री है, तीनों में अगर मैच नहीं होगा, एक भी अगर पिलर कमज़ोर हो जाएगा तो मैचिंग ख़राब हो जाएगी। इंडस्ट्री मिनिमम मार्जिन पे काम करती है, हमारे कोई बहुत हाई मार्जिन इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए तेल जो भाव सरसों बिकती है, गवर्नमेंट ने पिछले महीने सरसों MSP पे काफ़ी खरीदी है, 4.5 लाख टन सरसों खरीदी है। जुलाई में आके कभी इतनी गवर्नमेंट सरसों खरीदती नहीं थी, इसलिए राजस्थान में बड़ी कम खरीद हो रही है। राजस्थान में अभी जुलाई में खरीदी है, बढ़ गई है ना? अब 4.5 लाख टन जुलाई में खरीद ली है। अच्छा। ऑफ सीजन में 4.5 लाख टन खरीदी तो एकदम 10-12 रुपये किलो तेल बढ़ गया। वो तेजी जो अब किसान घटाना नहीं चाहता है भाव, उसने जो एक भाव देख लिए 5450 मिनिमम सपोर्ट प्राइस देख ली, उसके समर्थन में मार्केट में और भी बाजार तेज हो गए। अब किसान अराइवल नहीं ला रहा है, इसलिए भाव घटने की संभावना अब कम है। ठीक है, सीड के दाम नहीं घटेंगे। ऑयल, मस्टर्ड ऑयल के सर? तेल तो सरसों से निकलेगा भाई साहब। नहीं, कुछ MRP कम कर रहे हैं क्या आप? नहीं MRP कैसे कम करेंगे बताइए आप? नहीं, पहले जो भाव किसान सरसों देगा उससे जो तेल भाव पड़ेगा उसी से MRP तय होगा। पहले का कुछ पास ऑन नहीं हुआ हो, बाकी रहा हो? इंडस्ट्री के पास स्टॉक ज़्यादा नहीं है। नहीं। ओके, मतलब तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दाम अभी कम नहीं होंगे तो आप कह रहे नहीं होंगे? अब नहीं होंगे ज़्यादा। बासमती में ब्लेंडिंग बढ़ाने को लेकर FSSAI विचार कर रहा है और इसी पर FSSAI के एडवाइजर HS ओबेरॉय से बात की है हमारे संवाददाता अमरीश पांडे ने। जो नोटिफिकेशन उसमें भी कहा कि 15% तक की ब्लेंडिंग है, इस ब्लेंडिंग को बढ़ाने की भी बात चल रही है, इस तरह की कोई चर्चा चल रही है, तो क्या मात्रा फिक्स होगी, वो क्या मात्रा बढ़ेगी या घट सकती है, या किसी अन्य चावल की ब्लेंडिंग को लेकर मात्रा फिक्स होगी? देखिए, क्योंकि ये विचाराधीन है, इस पे भी चर्चा चल रही है कि कितने प्रतिशत रखना है और कौन सा चावल ऐड हो सकता है। अगर मान लीजिए आप बासमती के साथ कोई दूसरा चावल ऐड करते हैं तो आपको उसकी मात्रा को घोषित करना पड़ेगा और कौन सा चावल आप ऐड कर रहे हैं उसमें जिसका समावेश हो रहा है वो कौन सी वैरायटी है उसका भी नाम आपको बताना होगा। अब कितना एग्जैक्टली करना है ये स्टडी हो रही है अभी, इस पर अभी चर्चा, जैसे मैंने कहा कि विचाराधीन है। जब कुछ बन पाए, जब कुछ आ जाएगा, कुछ भी लिमिट्स हमारे पास आएंगी तो हम उसको आगे लेके जाएंगे। कमोडिटी शो में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।